हेलो बच्चों, चलो आज हम देखते हैं आगे नियोजन की सीमाएं। नियोजन की सीमाएं में पहला पॉइंट है श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। नियोजन में श्रेष्ठ नियोजकों का सदैव अभाव देखा जाता है, क्योंकि योजना जो बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? हम लोग भविष्य के बचाव के लिए बनाया जाता है। और भविष्य के बचाव के लिए जो योजना बनाते हैं इसके लिए योग्य, अनुभवी एवं कुशल नियोजक यानी कि योजना बनाने वाले लोगों का अक्सर अभाव रहता है। योग्य योजना बनाने वाले सभी संस्था को आसानी से नहीं मिल पाते हैं। साथ ही भविष्य की योजना के लिए जो मशीन, यंत्र तथा सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके अभाव में अच्छे नियोजक श्रेष्ठ योजना नहीं बना पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छा योजक है, वो बहुत अच्छा योजना बनाना जानता भी है, लेकिन अगर वहाँ पे उस संस्था में, उस उपक्रम में वैसा साधन नहीं है उस योजना को उपयोग में आने लायक, उस योजना के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वैसा साधन अगर नहीं है, तो श्रेष्ठ नियोजक बहुत अच्छा योजना तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास साधनों का अभाव है ना। इस साधन के अभाव की वजह से वो योजना अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं। तो ये योजना की नियोजन की सीमाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। हर जगह, हर उपक्रम में श्रेष्ठ नियोजक आसानी से नहीं मिल पाते हैं। श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नियोजन तकनीक का अभाव। नियोजन का आधार क्या होता है? भविष्य। वर्तमान में रहकर हम भविष्य के लिए योजना तैयार करते हैं, और भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सब ज्ञात करना के लिए थोड़ा एक तो ज्ञात करने से थोड़ा कठिन होता है, और दूसरी बात अगर इसको ज्ञात करना चाहे भी तो उसके लिए एक विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है ना। जैसे मौसम संबंधी जानकारी लेना है कि मौसम आगे कैसा रहेगा, तो उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि कैसे हम ज्ञात कर सकें। तो भारत में बहुत अच्छे विशिष्ट यंत्र उपकरणों की जो मतलब अभी भी थोड़ा सा कमी है ना। बहुत अच्छी यहाँ पे तकनीक ज्ञान का अभाव, यहाँ पे अभाव है। कुछ वर्षों से बाकी मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो चीज़ चाहिए होता है हमको, उसकी तो सुविधा हो चुकी है, जानकारी मिल जाती है। परंतु और भी जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं, आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका तकनीकी ज्ञान भारतीय नियोजकों को थोड़ा सा कम है। तो ये भी हमारे नियोजन की एक सीमा है कि नियोजन तकनीक का हमारे पास क्या है? अभाव है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। योजना बनाते समय हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको मैं दे चुकी थी कि जब आप 11th क्लास में आए होंगे, आपके पास में सब्जेक्ट का विकल्प रहा होगा, है ना, कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग जगह होते हैं। तो उसमें से आपको जो बेस्ट लगा होगा उसका आपने चुनाव किया होगा। तो सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, और चुनाव करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने जो चुनाव किया वो बेस्ट है। हो सकता है कि अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो आपको आगे चल के परेशानी हो रही हो, या आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं साइंस लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे नहीं आर्ट्स सब्जेक्ट में कुछ चूज़ करना था, मैंने गलत सोच लिया, गलत विषय अपना लिया। तो इस तरह की क्या होती है, बाद में कठिनाई आती है। तो सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में थोड़ा सा कठिनाई तो रहता ही है। हम कितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी चयन में, हमारे जो चुनाव में कमियां रही जाती है। और दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि जो हमने जो चुनाव आज किया है वो कल के लिए वो सही साबित होगा या नहीं साबित होगा, इसमें भी थोड़ा सा डाउट रहता है। जैसे आपने आज तो अपना सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन कल को हो सकता है कैरियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ जाए ना। मान लीजिए आप किसी और लाइन में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स की जगह आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेना पड़ सकता है। या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, तो सिविल सर्विस के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो भी अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो ये क्या होता है, नियोजन की सीमाएं में ये भी बात देखी जाती है कि सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में हमें कठिनाई महसूस होती है। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य की अनिश्चितता मतलब भविष्य कैसा है? अनिश्चित है। हम लोग भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते कि जो हमने अनुमान लगाया वो एकदम सही का सही होगा।
और नियोजन हम लोग कैसे करते हैं? पूर्वानुमान के आधार पर करते हैं। योजना हम पूर्वानुमान के आधार पर बनाते हैं। तो भविष्य अनिश्चित है। अगर हमने आज को प्लानिंग किया तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% सही साबित होगा, है ना? तो उसमें बीच-बीच में क्या होता है, योजना जो बनाते हैं हम लोग, निर्माण करते हैं योजना, उसको बनाने में सबसे बड़ी समस्या भविष्य की अनिश्चितता आती है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। हालांकि जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना बनाते हैं कि अगर कोई बाधा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उसका हम क्या उपाय करेंगे, इसको सोच के बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हम नियोजन की सीमाएं पढ़ रहे हैं, तो ये नियोजन की सीमाएं कि भविष्य की अनिश्चितता होती है। प्लानिंग जो हमने किया वो हो सकता है कि वो सक्सेस ना हो, 100% सही साबित ना हो। 5वां पॉइंट देखते हैं, नियोजन के दोष या कमियां। नियोजन में कुछ दोष या कमियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ आलोचकों का यह कहना है मानना है कि नियोजन अपव्यय है। इसे तैयार करने में समय, धन व श्रम लगता है, वह अनावश्यक है। मैं फिर से इस बात को बोलती हूँ। कुछ आलोचकों का मानना है कि नियोजन अपव्यय है, मतलब बिना मतलब का खर्च है। इसे तैयार करने में समय, धन व श्रम लगता है, जो कि अनावश्यक है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है ना, कि नियोजन इस तरह का नहीं बनाना चाहिए, यह समय बर्बाद करता है, धन बर्बाद करता है, श्रम बर्बाद करता है। हालांकि इसका भी काट है, ऐसा नहीं होता है ना। नियोजन, हम अगर योजना बना के हम कार्य करते हैं तो उससे समय और धन की बर्बादी नहीं होती, बल्कि समय और धन की बचत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ आलोचकों का यह मानना है कि नियोजन एक निश्चित तरीके से कार्य करने को बाध्य करता है, जबकि समय परिवर्तनशील है, इसमें अधिक स्थिरता उचित नहीं है। कुछ मतलब आलोचकों का यह कहना है कि जो योजना तैयार की जाती है उसी तरीके से कार्य करने को नियोजन बाध्य करता है। मतलब जैसा प्लानिंग किया गया है उसी प्लानिंग के अनुसार कार्य होना चाहिए, उसी योजना अनुसार कार्य होना चाहिए। जबकि समय कैसा है, परिवर्तनशील है ना, चेंजिंग आता है समय में। तो ऐसे क्या, हम अगर जो प्लानिंग करके रखे हैं वो ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह सकता ना, ये उचित नहीं है। फिर हम देखते हैं इसमें नियोजन के दोष या कमियां में, नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधकों, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता। योजना तो तैयार हो जाती है लेकिन उनका मार्गदर्शन हमें बहुत अच्छे ढंग से नहीं मिल पाता। योजनाओं का सामयिक मूल्यांकन करने में असफल रहना। योजना तो हम लोग तैयार कर चुके हैं, लेकिन सामयिक मूल्यांकन, उसका सही ढंग से समय अनुसार मूल्यांकन करना भी थोड़ा सा कठिन काम होता है, उसमें अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं औपचारिकताओं पर अत्यधिक ध्यान देना। योजना बनाते समय औपचारिकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आपने प्लानिंग किया कि सुबह उठ के हमको पढ़ाई करना है, तो उसमें आप केवल अच्छे से पक्ष को लेंगे कि हाँ ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, वैसे। लेकिन उसके साथ आपको कोई जो बाधा आ सकती है या फिर आप किसी कारण से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बातों को आप ध्यान पर नहीं रखते हैं। सिर्फ क्या रखते हैं, औपचारिकता ना। औपचारिकता मतलब कि आप जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें आदर्शवादी टाइम टेबल रहता है ना, कि हम 5 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे, 6 बजे तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे, फिर हम पढ़ने बैठ जाएंगे। ये सब जो भी आदर्शवादी बातें होती हैं औपचारिक होता है। करने वाले लोग करते हैं ऐसा, लेकिन अक्सर ये फेल हो जाता है ना। आप लोग अपनी लाइफ में देखे होंगे, करके देखे होंगे, मैंने भी करके देखा। अभी जब पढ़ती थी तो प्लानिंग बहुत करती थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता था मेरा प्लानिंग, है ना। वो थोड़ी देर बाद बस कागजी रूप में रहता था कि हाँ मुझे 5 बजे उठ के पढ़ना है, लेकिन फिर लगता था थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, अक्सर फेल हो जाता था। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना होता हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। नियोजन सफलता की गारंटी क्यों नहीं देता? बस वही जो अभी मैं एग्जांपल दी आपको, कि हमने प्लानिंग तो किया, लेकिन उस प्लानिंग को हमने कितना आत्मसात किया, कितना हम उसको सफल बनाने में ध्यान देते हैं, ये बात हमारे पे आगे पर डिपेंड करता है। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। जब हम लोग बहुत लंबा लंबा प्लानिंग कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, योजना बनाने के बाद में
हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि जो योजना हम बनाए हैं उस योजना के अनुसार कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम योजना बना के छोड़ देते हैं और उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी योजना सफल हो रही है नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, असफलता ही हाथ लगती है। इस प्रकार नियोजन जो है वो प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठा लालच देकर उन्हें लापरवाह बना देता है। तो योजना बनाने के बाद हम लापरवाह हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है हमने योजना बनाया, किताबी रूप में, कागजी रूप में हमने लिख लिया उसको, तो हम सफल हो गए। आपने योजना बनाया कि हमको 90+ मार्क्स लेके आना है। आपने बहुत अच्छा सा टाइम टेबल का शेड्यूल तैयार किया और उस अनुसार आपको लग रहा है कि हाँ 90+ का तो हमने शेड्यूल तैयार कर लिया है, आराम से आ जाएगा इतना नंबर। देखिए उस योजना के अनुसार आपने कार्य नहीं किया तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। जैसे बस हमको ऐसा लगता है कि हम तो टाइम टेबल के अनुसार बना कर रखे हैं, हम ऐसा पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में आपने उतना तैयारी नहीं किया तो आपकी नियोजन सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, आपका योजना सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। एक बार मैं इस पूरे पॉइंट को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फर्स्ट है श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। जो उपक्रम होते हैं, संस्था होते हैं, वहाँ पे अच्छे योजना बनाने वाले नियोजकों का अक्सर अभाव देखा जाता है। अगर नियोजक होते भी हैं तो अगर वहाँ पे अच्छे साधन नहीं हो, योजना बनाने में जिस चीज़ साधनों की आवश्यकता होती है वो अगर साधन वहाँ पे उपलब्ध न हो तो फिर वो योजना धरा का धरा रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, आपके स्कूल में कोई टीचर है, पीटीआई टीचर है ना, अगर वो चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छा मतलब प्लेयर बने, बहुत अच्छा आपका स्कूल का प्रदर्शन हो, लेकिन आपके स्कूल में खेल का मैदान नहीं है या फिर खेल के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो एक अच्छे नियोजक के होते हुए भी उनकी योजना सफल नहीं हो पाती है ना। तो यह श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव, मतलब तो कभी तो श्रेष्ठ नियोजक नहीं हो सकते और कभी हो सकता है आपके पास भरपूर सामान है, साधन सब है, लेकिन बहुत अच्छे टीचर नहीं है, पीटीआई टीचर नहीं है जो आपको खेल के बारीकियों के बारे में बताए, तो भी आप सफल नहीं हो पाते, खेल के बारे में आप नहीं जान पाते। तो दोनों का होना आवश्यक है, श्रेष्ठ नियोजकों का भी और साथ ही उसके साथ साधन का भी होना ज़रूरी है, जहाँ जो कि अक्सर इसकी कमी पाई जाती है। सेकंड पॉइंट देखा हमने नियोजन तकनीक का अभाव। नियोजन की जो तकनीक अपनाई जाती है ना, कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, उसको जानने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी का अक्सर अभाव देखा जाता है, हर जगह नहीं मिलता और ख़ास करके हमारा भारत इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। जैसे कि मौसम संबंधी जानकारी वगैरह के बारे में तो अब मतलब हमारे पास भी वो तकनीक आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें मौसम के से संबंधित जानकारी, मौसम, वर्षा आदि का पूर्वानुमान हम लोग लगा लेते हैं, आसान हो गया है। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा अभी भी कठिन है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे अभी कई एग्जाम्पल के रूप में अभी फिर से एक बार थोड़ा सा दे देती हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे व्यापारिक रूप से जो भी आप व्यापारी लोग होंगे प्लानिंग करके चल रहे होंगे, लेकिन उनको ये तो नहीं पता ना कि बीच में कोरोना नामक कोई बीमारी आ जाएगा, और बीमारी आने के कारण क्या हुआ, उनकी जो व्यावसायिक प्लानिंग थी वो थोड़ी सी धरी की धरी रह गई ना, बहुत जगह लॉकडाउन हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, बहुत सारे व्यवसाय यहाँ से वहाँ अपन जो आयात निर्यात वगैरह करते तो सारा चीज़ लगभग रुक गया, ब्रेक लग गया। तो हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि कल को क्या होने वाला है। तीसरा पॉइंट है सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से सर्वोत्तम को चुनना थोड़ा सा कठिन होता है ना, और चुनने के बाद भी फिर बाद में लगता है अगर काश हमने किसी और का चयन किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये परेशानी भी नियोजन की सीमाओं में आती है, ये परेशानी अक्सर हमारे सामने आती है। इसका भी मतलब आप बहुत सारा एग्जाम्पल अपने आप से भी देख सकते हैं, है ना, कि एक तो सब्जेक्ट संबंधित हो गया, व्यवसाय संबंधित भी हो गया, कि अगर व्यवसाय बहुत सारा व्यवसाय का विकल्प आपके सामने है, उन व्यवसाय विकल्पों में जो आपको सर्वोत्तम लगा उसका आपने चयन कर लिया, चयन करने के बाद पता चलता है कि नहीं हमने गलत चयन किया, हमको किसी और व्यवसाय करना चाहिए था, तो वहाँ आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी, आपको परेशानी आएगी।
चौथा पॉइंट देखते हैं, भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य कैसा है? अनिश्चित है। तो भविष्य के बारे में जब हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग 100% सही निकलेगा ऐसा नहीं हो सकता है ना। भविष्य क्योंकि अनिश्चित, आपकी प्लानिंग भी क्या हो सकती है, कभी कभी फेल हो सकती है। तो योजना बनाने में सबसे बड़ी समस्या आती है कि भविष्य हमारा कैसा है? अनिश्चित है। अनिश्चितता के कारण उसमें क्या समस्याएं और बाधाएं आएगी, इसको मापना, इसको जान पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। फिर देखते हैं हम लोग नियोजन की दोष या कमियां। नियोजन के दोष या कमियों के बारे में 3-4 पॉइंट में हमने देखा। पहला था कुछ आलोचकों का कहना है कि नियोजन अपव्यय है, इससे तैयार करने में समय, धन और श्रम की लगता जो कि अनावश्यक है ना। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि योजना बनाना बेकार का काम है ना, सब नहीं बनाने से फालतू का टाइम बर्बाद होता है। कुछ आलोचकों का ऐसा कहना है कि नियोजन एक निश्चित तरीके से कार्य करने को बाध्य करता है, जबकि समय परिवर्तनशील है, इसमें अधिक स्थिरता उचित नहीं है। कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं कि योजना जो बनाते हैं उसमें एकदम बाध्य किया जाता है, किसी योजना अनुसार कार्य होना चाहिए, जबकि अभी का समय कैसा परिवर्तनशील है, तो योजना में हमको चेंजिंग करना पड़ सकता है। और पॉइंट हमने देखा था, नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधकों, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता है, योजनाओं का सामूहिक मूल्यांकन करने में असफल रहता है, औपचारिकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। सबसे अहम पॉइंट है मेरी नज़र में, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। हमने योजना तो बना लिया, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग कर ली हमने, देखिए उस योजना अनुसार हम चूँकि कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ योजना बनाना ही काफ़ी नहीं होता, योजना बना के उसके अनुसार कार्य करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ योजना बना रहे हैं, तो सफलता के स्थान पर क्या हाथ लगेगी? असफलता हाथ लगेगी। इस प्रकार मतलब कहा जाता है कि नियोजन प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठा लालच देकर उन्हें लापरवाह बना देता है। हम लोग योजना बनाते हैं तो सोचते हैं कि हमारी योजना सफल हो गया, उस अनुसार अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कहा जाता है नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। इसके साथ छोटा सा फिर एक होमवर्क आ गया आपके लिए। नियोजन के कोई 6 उद्देश्य बताइए। इसके पहले मैंने बताया था आपको उद्देश्य के बारे में, फिर नियोजन की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। आगे हम देखते हैं नियोजन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। नियोजन का पहला सिद्धांत है उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाला होना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत यह बताता है कि जो मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं, है ना, हर संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाला सिद्धांत होना चाहिए। योजना जो बनाए हम वो कैसा होना चाहिए? उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाला। यह सिद्धांत इस बात की ओर भी संकेत करता है कि किसी भी नियोजन को जब तक उद्देश्यान्मुख नहीं किया जाता तब तक वह नियोजन अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। यह बात इस बात पर भी जोर देता है कि अगर कोई भी योजना बनाया जा रहा है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो योजना बहुत अच्छा योजना नहीं हो सकता। उसका बिना उद्देश्य के कोई योजना हम बनाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता, बहुत अच्छा परिणाम वो नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट देखते हैं नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। किसी भी कार्य करने के लिए कुछ मान्यताओं को मानना पड़ता है, उसको ध्यान में रखकर हमें कार्य करना पड़ता है। अच्छे नियोजन की मान्यताओं को पहले से ही निश्चित किया जाना चाहिए, इससे समन्वय के कार्यों में अत्यधिक सहायता मिलती है। मान्यताओं का सीधा मतलब कुछ नियमों का, कुछ सिद्धांतों का पालन करके योजना बनाना चाहिए, है ना। जैसे घर के भी कुछ कार्य करते हैं तो हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं, हमारा कुछ नियम होता है। आपके घर का भी नियम होगा कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, 7 बजे तक घर पहुंच जाना है। तो कुछ नियमों को, मान्यताओं को मानते हुए सिद्धांतों को बनाया जाना चाहिए।
अच्छी मतलब अगर आप बहुत अच्छा योजना तैयार करना है आपको, तो उसके लिए पहले से ही कुछ मान्यताओं को निश्चित किया जाना ज़रूरी होता है ना? मैंने जैसे अभी एग्ज़ाम्पल के नाम पे एकदम घरेलू सा एग्ज़ाम्पल दिया कि रात हो गया, शाम हो गया तो बाहर नहीं रहना, सबको घर आ जाना है। तो ये भी एक योजना ही है ताकि सब लोग क्या रहें, घर पे रहें। वैसे अगर व्यावसायिक योजना बना रहे हैं, तो उस व्यावसायिक योजना में भी कुछ नियमों का, कुछ सिद्धांतों का हमें पालन करना ज़रूरी है। उन बातों को ध्यान में रखते अगर हम योजना बनाते हैं, तो हमारा योजना अवश्य सफल होगा, अच्छा परिणाम देगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं नियोजन के सिद्धांत में, कार्यकुशलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन न्यूनतम प्रयत्नों एवं लागतों द्वारा संगठन या संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने वाला होना चाहिए। कार्यकुशलता का सिद्धांत के अनुसार नियोजन न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा एवं लागतों द्वारा, मतलब कम से कम प्रयत्न एवं कम लागत द्वारा संगठन या संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने वाला होना चाहिए। तो कम लागत में होना चाहिए, कम प्रयत्न में बना हुआ होना चाहिए और साथ ही संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने वाला होना चाहिए। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट नियोजन बोलते हैं, अच्छा योजना बोल सकते हैं। फिर से एक बार बताती हूँ कार्यकुशलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन न्यूनतम प्रयत्नों, कम से कम प्रयत्न एवं लागतों द्वारा संगठन या संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, लोच का सिद्धांत। लोच का मतलब होता है लोचदार, फ्लैक्सिबल। जैसे रबड़ जो रहता है कैसा रहता है, सीधा रहता है, ठीक है, अगर हम उसे मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, फ्लैक्सिबल रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लोच का सिद्धांत। मतलब जो हमारी योजना है उसमें लोच का सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे तो हम बहुत कड़ाई से नियम बनाते हैं, है ना, कि मतलब इस स्थायी रूप का नियम रहता है, लेकिन कभी आवश्यकता अनुसार उसको परिवर्तनशील करने में भी संभव होना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि भविष्य की समस्याओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। तो लोच का सिद्धांत मतलब जो सिद्धांत हमने बनाया है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर पाना लोच का सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है और भविष्य को देख के हम लोग योजना बनाते हैं। कभी किसी कारणवश हमें परिवर्तन करना पड़ता है तो वो परिवर्तन करना आसान होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं पांचवा पॉइंट में, व्यापकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन एक सर्वव्यापी क्रिया है जिसकी आवश्यकता एक उपक्रम में प्रबंध के सभी स्तरों में होती है, अतः नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों के अनुरूप होना चाहिए। व्यापकता मतलब सभी जगह व्यापक फैला हुआ होना चाहिए, सभी जगह समान रूप से होना चाहिए। तो व्यापकता का सिद्धांत के अनुसार नियोजन कैसा क्रिया है, सर्वव्यापी क्रिया। सर्वव्यापी सभी जगह होने वाला क्रिया है जिसकी आवश्यकता एवं एक उपक्रम में प्रबंध के सभी स्तरों पे होती है, प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, अतः नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों में के अनुरूप होना चाहिए। हमने स्तर पढ़ा था, निम्न स्तर, मध्य स्तर और प्रारंभिक स्तर, है ना, तो सभी स्तरों पे नियोजन की आवश्यकता होती है और कैसी होती है, सभी स्तरों पे समान रूप से होती है, इसलिए बोलते हैं नियोजन का सिद्धांत में व्यापकता का सिद्धांत होता है, सर्वव्यापी वाला सिद्धांत होना चाहिए। समय का सिद्धांत, नियोजन में समय का विशेष महत्व होता है क्योंकि समय पर नियोजन बनाकर उचित समय पर क्रियान्वयन नहीं हो सका तो लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है योजना बनाते समय। अगर आपने योजना जो भी बनाया है अच्छे नंबर लाने का, तो योजना कितने दिनों का होना चाहिए, साल भर का ना, एक साल के अंदर में आपको इतना तैयारी करना है। अगर सिर्फ 90% नंबर लाने का सोच के तो बैठे हो, लेकिन समय सीमा नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं है। 2 साल में लगा रहे हो कि 4 साल लगा रहे हो तो निरर्थक हो गया। इसलिए कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो उसमें योजना बनाते समय समय का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो उद्देश्य, व्यापार का जो उद्देश्य है, टारगेट जो है, उसके लिए आपने कितना समय निश्चित किया है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो योजना बनाते समय समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है।
ताकि समय पर कार्य को कंप्लीट किया जा सके। फिर पॉइंट है विकल्पों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का असर नियोजन के विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है। सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि नियोजन इस बात पर बल देता है कि नियोजन का कार्य संस्था में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के सहयोग व परामर्श से किया जाना चाहिए। योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप योजना तैयार कर रहे हैं इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, है ना। सभी की बातों को सभी कर्मचारियों के सहयोग व परामर्श से हमारा योजना तैयार किया जाना चाहिए ताकि सबकी सहभागिता रह सके। अगर सब लोग अपना सहयोग देंगे योजना बनाते समय, अपना सलाह देंगे, अपना परामर्श देंगे, तो जब ये योजना तैयार होके आएगा तो सभी की उसमें सहभागिता होगी, तो योजना को पूरा करने में सभी अपना साथ देंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि योजना सफल हो सके। फिर हम देखते हैं नीति निर्धारण का सिद्धांत। नीति निर्धारण का सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस एवं सुपरिभाषित, है ना, मतलब कठोर तो नहीं बोलेंगे, ठोस को ठोस ही बोलेंगे, ठोस एवं सुपरिभाषित नीतियाँ, नियम एवं कार्यक्रमों का सहारा लेना चाहिए। मतलब दृढ़ रूप से, ठोस मतलब दृढ़ रूप से नीति निर्धारण करने का सिद्धांत ये बताता है कि हम जो योजना को बना रहे हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए जो नीतियाँ हैं, नियम हैं एवं कार्यक्रम हैं, उसका हमें पूरी तरह से सहारा लेना चाहिए। उसकी मदद से हमें नियमों का नियोजन का निर्माण करना चाहिए, ना नियोजन तैयार करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। नीति निर्धारण का सिद्धांत को फिर से एक बार बोलती हूँ, शायद थोड़ा सा वर्ड कठिन आ रहा है इसमें। नीति निर्धारण का सिद्धांत का मतलब होता है कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस एवं सुपरिभाषित नीतियों, नियम एवं कार्यक्रमों का सहारा लेना चाहिए। मतलब योजना बनाने के लिए कुछ जो नीतियाँ होती हैं, नियम होते हैं, जो कार्यक्रम होता है, उनका सहारा लेकर योजना को तैयार करना चाहिए। आगे हम देखते हैं नियोजन प्रक्रिया अथवा तकनीक अथवा कदम, है ना। प्रश्न में 3-4 तरीके से आ सकता है। नियोजन की प्रक्रिया बताइए, या फिर नियोजन की तकनीक समझाइए, या फिर नियोजन के कौन कौन से कदम हैं इसे बताइए। तो इसमें हम देखते हैं नियोजन की प्रक्रिया अथवा तकनीक अथवा कदम, इसके बारे में एक अर्थशास्त्री हैं, क्या बोलते हैं, वाणिज्य शास्त्री हैं, इनका नाम है अर्नोल्ड टाइनबी। इनका कथन है, मानव होने का एक लक्षण यह है कि वह नियोजन करता है। किसी भी संस्था के लिए नियोजन कैसा होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अतः इसे बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए। प्रबंध छोटा हो या बड़ा, घर हो या कार्यालय, सभी में नियोजन का निर्माण करना पड़ता है। अतः नियोजन को तैयार करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए, और उसके लिए कुछ कदम तैयार किए गए हैं कि कौन कौन से कदम के अनुसार हम उसका योजना जो तैयार करते हैं, उनमें किन कदमों का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हुए योजना तैयार करते हैं। पहला है लक्ष्य निर्धारित करना। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके कार्य किया जाता है। व्यापारिक उपक्रम का भी कुछ लक्ष्य होता है, जैसे कि व्यापारिक उपक्रम है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, लाभ कमाना। पहला तो काम रहता है लाभ कमाना, सेवा करना, या फिर कुछ अन्य कार्य भी हो सकता है। तो लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत सर्वप्रथम संपूर्ण उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण करना मतलब सबसे पहला क्या कार्य किया जाता है, जो संस्था है उसका एक लक्ष्य तैयार किया जाता है कि वो आखिर करना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विभाग बनाए जाते हैं, उप विभाग बनाए जाते हैं, और उनका जो लक्ष्य है उसमें ये भी देखा जाता है कि ये लक्ष्य कैसे हैं, अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, इन बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है, ताकि जो लक्ष्य जब तैयार हो जाता है तो उस लक्ष्य से अपने कर्मचारियों को और जो अधिकारी हैं उनको
उन उद्देश्यों से परिचित कराया जाता है कि हमने क्या लक्ष्य तैयार किया है, ताकि समस्त कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं ना, उन लोग उद्देश्य के अनुरूप कार्य करें। उद्देश्य स्पष्ट व सभी के लिए समझने योग्य बनाया जाना चाहिए। यह नियोजन की विधि का पहला कदम है, लक्ष्य निर्धारित करना। मतलब आपने एक प्लानिंग किया, आप योजना, आप एक व्यवसायी हैं, आपने एक व्यवसाय संबंधी योजना तैयार किया। उस योजना को तैयार करते समय अगर आपको लगता है कि अलग अलग विभाग तैयार बनाया जाए, तो आपने अलग अलग विभाग बनाया और उसके बाद में जो योजना तैयार हुआ उसमें आप ये देखते हैं कि वो अल्पकालीन योजना है या दीर्घकालीन योजना है। सारा तैयारी करने के बाद में आप क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को, आपके अधिकारी जो वहाँ पे कार्य करने वाले हैं उनको सब कुछ प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि हमने क्या प्लानिंग किया, ताकि वो लोग आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से ये पहला कदम होता है लक्ष्य निर्धारित करना। हमने जो अपना उद्देश्य बनाया है उसको पूरा करने के लिए जो जो कार्य करते हैं उससे सभी को परिचित कराना है ना। वो परिचित कराना हमारा पहला कदम है, लक्ष्य निर्धारित करना, ताकि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब लोग एक साथ होकर उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा सहयोग कर सकें। दूसरा कदम है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना मतलब पहले से अनुमान लगाना। हम तो पहले ही जानते हैं योजना बनाना क्या है, पूरी तरह से पूर्वानुमान लगाना है। पूर्वानुमान लगा के ही योजना तैयार किया जाता है। तो पूर्वानुमान लगाते समय विभिन्न आंकड़ों, प्रवृत्तियों, परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय का पूर्वानुमान मौसम, बाजार व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी निर्भर करता है कि कब कैसा मौसम रहेगा, बाजार की स्थिति क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं किस तरह की आ सकती हैं। पूर्वानुमान के में समय का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूर्वानुमान के अंतर्गत पारिश्रमिक की दर, क्रय की दर व मात्रा, विक्रय नीति व विक्रय मात्रा, पूंजी की स्थिति, लाभांश वितरण, लाभ आदि के संदर्भ में सभी के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि क्या स्थिति आ सकती है, उसमें कौन कौन से कंडीशन का, मौसम, बाजार, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पारिश्रमिक की दर, क्रय की दर व मात्रा, विक्रय नीति, विक्रय मात्रा, पूंजी की स्थिति, लाभांश वितरण, लाभ आदि के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाया जाता है। प्री प्लानिंग किया जाता है कि क्या क्या हो सकता है। पूर्वानुमान भावी परिस्थितियों के बारे में किया जाता है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती है। पूर्वानुमान लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि पूर्वानुमान सत्यता से अधिक दूर न जाए। पूर्वानुमान सत्यता से अधिक दूर न जाए मतलब हमने जो प्लानिंग किया उसमें क्या क्या हो सकता है ना। हम व्यवसाय करने जा रहे हैं, अगर आप व्यवसायी हैं तो जो जो कार्य में आप एक अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान कैसा होना चाहिए, सत्यता से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने प्लानिंग कर लिया। आप पैसा लगा रहे हैं किसी व्यवसाय में 1 लाख और सोच रहे हैं कि 2 करोड़ कमा लेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, तो लपेट पाना मुश्किल होता है। तो जो भी हम अंदाज लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, सत्यता के करीब होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सीमाएं निर्धारित करना। नियोजन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करता है कि पूर्वानुमान लगाते समय, पूर्वानुमान का हम लोग निर्धारण करते हैं, उसमें भविष्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय खोजे जा चुके हैं या नहीं ना। मतलब पूर्वानुमान लगाते समय इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाली बाधाओं को दूर करने का उपाय किया जा चुका है या नहीं किया जा सका है। ये तो जाहिर बात है कि अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में जोखिम सामने आएगा ही। तो उन जोखिमों से निपटने का हमारे पास में क्या तरीका है, हमने उसके लिए क्या सोच के रखा है। किसी भी अनुमान या पूर्वानुमान में सबसे खराब परिस्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए तो भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत ही आसान हो जाता है। मतलब खराब से खराब कंडीशन के बारे में हमको सोच के चलना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और उसको रख के अगर हम उसकी प्लानिंग करते हैं, है ना, सोचते हुए अगर करते हैं, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करना उसमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है।
नियोजन की सीमाओं को सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, नियंत्रण योग्य सीमाएं। इन सीमाओं पर कंपनी का पूरा अधिकार रहता है, जैसे कंपनी की नीतियां, पूंजी विकास कार्यक्रम आदि। इस पे मतलब हम लोग चाहें तो आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अर्ध नियंत्रण योग्य सीमाएं। इन सीमाओं पर कंपनी का आंशिक अधिकार रहता है, जैसे विक्रय मूल्य नीति, बाजार का क्षेत्र, श्रम की कार्यक्षमता आदि। इसमें पूरी तरह से हम नियंत्रण नहीं कर पाते, लेकिन आंशिक रूप से इसे हम नियंत्रित कर पाते हैं। तीसरा है अनियंत्रण योग्य सीमाएं। इन सीमाओं पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, अर्थात ये पूर्णतः बाहरी रूप परिस्थितियों पर निर्भर होती है, जैसे व्यापार चक्र, सरकारी नीति, कर नीति, मौसम एवं प्राकृतिक दशाएं। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं कदम पे वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण लिखा हुआ है, उसको पूरा पढ़ेंगे। वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण। व्यवसाय में कार्य करने के अनेक ढंग तरीके हो सकते हैं, अतः अगले कदम में कार्य करने के विभिन्न वैकल्पिक ढंगों को निर्धारित करना चाहिए। हमें इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कार्य करने के लिए, उसमें से जो आपको सबसे बेस्ट ढंग लगता है उस पर हमें कार्य को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि कार्य करने के विभिन्न ढंगों में से श्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना होता है। जो सबसे अच्छा लगता है कार्य करने का ढंग, उसका हमें चुनाव करना होता है। इस हेतु विभिन्न विधियों का वर्गीकरण, विश्लेषण कर ही उनका अच्छे से परीक्षण करना चाहिए, ताकि श्रेष्ठ ढंगों का अनुमान लगाना आसान हो जाए। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कार्य करने के, उन तरीकों में से जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका निर्धारण करने के लिए वर्गीकरण, विश्लेषण कर उसमें से परीक्षण करके हमें बेस्ट तरीका का खोज करना चाहिए कि कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होगा कार्य करने का, और उसको अपने कार्य में हमको शामिल करना चाहिए। ये हमारी नियोजन प्रक्रिया का चौथा कदम है। फिर हम देखते हैं वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन। हमने अगर चयन कर लिया कार्यविधि का, तो उसके बाद क्या रह जाता है? कार्यविधि का मूल्यांकन का चयन करना। वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन अनेक ढंगों में से श्रेष्ठ ढंग का निर्धारण करने के पश्चात पांचवा कदम वैकल्पिक ढंगों का मूल्यांकन है। इस कार्य में श्रेष्ठ ढंगों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। इन सभी ढंगों का तुलनात्मक मान वैल्यू निकालना कठिन कार्य होता है, क्योंकि सभी ढंगों में अपने अपने गुण दोष होते हैं। जो भी कार्य करने का ढंग है, तरीका है, उसका अपना अपना गुण दोष होता है। अतः एक ढंग मतलब एक तरीका के स्थान के लिए एक तरीका किसी एक स्थान के लिए श्रेष्ठ होता है, तो यह आवश्यक नहीं कि वही तरीका दूसरे जगह भी श्रेष्ठ हो। मतलब कार्य करने का ढंग अगर एक जगह सही है, सही चल रहा है, अगर वहाँ पे उस तरीके से कार्य करने पे हमें सफलता प्राप्त हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी सेम ढंग से अगर दूसरे का भी कार्य किया जाए तो सफलता प्राप्त हो, अलग अलग हो सकता है। अतः इस बात पे यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उद्देश्य व लक्ष्य तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन करना चाहिए कि हमें कार्य किस ढंग से करना है। हो सकता है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कार्य का ढंग ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, तो उस स्थिति पे उसको सोचकर हमें परिस्थिति के अनुसार ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन करना चाहिए कि हम किस ढंग से कार्य करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगला पॉइंट आता है हमारे पास, अगला कदम श्रेष्ठ विकल्प का चयन। कार्य करने के विभिन्न ढंगों का विश्लेषण व मूल्यांकन करके उसमें से हम सर्वोत्तम ढंग का चुनाव कर लेते हैं। ये क्या हुआ? छठवां कदम है। लेकिन श्रेष्ठ विकल्प का चयन अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी विकल्प द्वारा विधि द्वारा भविष्य की समस्त क्रियाएं संपादित की जाएगी। जो आपने श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया, उसी के आधार पर सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। इस बिंदु से योजना का निर्माण सॉरी इस बिंदु से योजना का निर्माण प्रारंभ होता है। किस बिंदु से? श्रेष्ठ विकल्प का चयन से। मैं सारे पॉइंट्स को आपको फिर से एक बार बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रही हूँ इसमें। श्रेष्ठ विकल्प का चयन। श्रेष्ठ विकल्प का चयन क्या है?
कार्य करने के विभिन्न ढंगों का विश्लेषण व मूल्यांकन करने के पश्चात उसमें से सर्वश्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना, वो क्या कहलाएगा? हमारा नियोजन का छठवां कदम कहलाता है। श्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी विकल्प द्वारा भविष्य की समस्त क्रियाएं संपादित की जाएंगी। इस बिंदु से योजना का निर्माण प्रारंभ होता है। यहाँ पहुँच के हम योजना का निर्माण प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उप योजनाओं का निर्माण। व्यवसाय में श्रेष्ठ विकल्प से योजना का निर्माण हो जाने के बाद सातवां कदम और मुख्य कदम है उप योजनाओं का निर्माण करना। मुख्य योजना व्यापार की मूल योजना होती है और उसकी जो सहायता करने के लिए, उसके सहायक के लिए हम जो योजना बनाते हैं, विभागीय योजना जो बनती है, उसे हम उप योजना कहते हैं। इन उप योजनाओं को सहायक या विभागीय योजना भी कहते हैं। तो जो हमने योजना बनाया उसके साथ साथ उसका सहयोग करने के लिए जो अलग से और योजना तैयार करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उप योजना या सहायक योजना भी कहते हैं। योजना व उप योजनाओं में पर्याप्त लोच होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उसमें चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारी जो योजना है उसमें फेरबदल करना पड़े तो फेरबदल करना आसान होना चाहिए। इन्हीं के आधार पर व्यापारिक घटना चक्र और व्यूह रचना तैयार की जाती है। इन योजनाओं के आधार पर ही व्यापारिक घटना चक्र व व्यूह रचना, व्यापार का जो व्यूह रचना होता है वो तैयार किया जाता है। अगला कदम है हमारा क्रियाओं का क्रम निश्चित करना। योजना एवं उप योजनाओं का निर्माण हो जाने के पश्चात योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करना नियोजन का आठवां कदम होता है। जो हमने योजना बनाया उस योजना का अलग अलग क्रम निश्चित करना क्या होता है? हमारा आठवां कदम होता है। क्रम का निर्धारण अत्यंत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही इसी क्रम में की जाती है। जैसा आपने क्रम तैयार किया उसी क्रम के आधार पर काम किया जाता है। क्रियाओं के क्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कार्य के दौरान किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। जो काम का जो क्रम हम निर्धारित करते हैं हमें इस तरह से तैयार करना चाहिए कि उसमें बीच में कोई भी कार्य में कठिनाई का सामना हमें न करना पड़े। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा अनुसरण करना। अनुसरण करना योजना का कौन सा कदम होता है? नौवां एवं अंतिम कदम होता है। इसके अंतर्गत सभी कार्यवाहियों का बताए गए निर्देशों व नीतियों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। जो भी हमने इतना सारा लंबा लंबा प्लानिंग किया, उन प्लानिंगों का, उन योजनाओं का हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का कार्य उस समय तक लगातार चलते रहना चाहिए जब तक हमें वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। भविष्य की किसी कार्यवाही में कोई बाधा आ जाए तो बाधा दूर कर आवश्यक संशोधन करते हुए योजना को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखना चाहिए। ये हमारा कौन सा हुआ? लास्ट का 9 कदम। सब नियोजन प्रक्रिया की जो 9 कदम हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कदम कहते हैं, तकनीक या प्रक्रिया भी कहते हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि आपस का कर्मचारी और अधिकारियों का तालमेल कैसा है, उनका सहयोग कितना है आपस में। पूरी जो नियोजन प्रक्रिया तकनीक है इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी जो संस्था है वहाँ पे कर्मचारियों अधिकारियों जो हैं उनका आपसी तालमेल व सहयोग किस प्रकार का है। अगर उनमें आपसी तालमेल है, अच्छा है, सद्भावनापूर्ण है, सहयोग से कार्य करते हैं तो नो डाउट वहाँ पे वो नियोजन जो है, वो योजना है, वो अवश्य सफल होगी। इसका हम एक डायग्राम देखते हैं। इसमें ये नियोजन प्रक्रिया तकनीक के कदम हैं। पहला, जब हम कोई भी योजना तैयार करते हैं, हम लोग पहले तो हमने पढ़ा पहले से 9 तक, हम उल्टा देखते चलते हैं ना, मतलब कदम के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करने के लिए क्या करते हैं? लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय का एक लक्ष्य तैयार किया आपने। उसके बाद उसके बारे में पूर्वानुमान लगाएंगे कि अगर वो कार्य करने हम जा रहे हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं। फिर सीमाएं निर्धारित करते हैं कि हमारा जो बिजनेस होने जा रहा है वो कहाँ तक होगा, कितना होगा, उसमें क्या क्या बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी सीमाएं कहाँ तक है ना। सीमा मतलब कि
कौन सा हमारे कंट्रोल में रहेगा, कितना कार्य, कौन सा कार्य हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, उनका निर्धारण करना। फिर वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण, बहुत सारे कार्यविधि हमारे पास रहेंगे, उन वैकल्पिक कार्यविधियों को देखना कि कौन कौन से हैं। वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना हमारा 5वां कदम होगा। जो कार्यविधि हमारे पास है उनका मूल्यांकन करना, उनको देखना कि उनमें कौन अच्छा है ना, उसको मूल्य करके देखना है, उसके बारे में समझ कर देखना। फिर उनके मूल्यांकन करने के पश्चात 6वें कदम पे हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। कार्य करने के जो श्रेष्ठ विकल्प होते हैं उसका हम चयन करते हैं। 7वें कदम पे उप योजनाओं का निर्माण करते हैं। जब हमारे पास योजना तैयार होती है तो साथ में सहायक की योजना हम लोग तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं उप योजना। उप योजना तैयार करने के बाद में जो हमारी कार्यविधि है उनका एक क्रम निश्चित किया जाता है, ये हमारा 8वां कदम होता है। और सबसे लास्ट में 9वां कदम है हमारा अनुसरण करना। हमने जो भी प्लानिंग किया है उसका हम किस तरह से अनुसरण कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, अनुसरण करना। और अनुसरण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जिस संस्था के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उसमें कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में संबंध किस तरह का है, उस संबंध के आधार पर योजना तैयार की जाती है।